पेडियाट्रिक सर्जरी के इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डायफ्रागमेटिक हार्निया। हार्निया तो सुना होगा, लेकिन हार्निया का एक टाइप है जिसे हम डायफ्रागमेटिक हार्निया बोलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा मेनिंगोमायोसील एंड स्पाइना बाइफिडा। एंड थर्ड टॉपिक होगा सिस्टिक हाइग्रोमा। फोर्थ होगा बेसिक ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। एंड फिफ्थ होगा हर्शबर्ग डिजीज़। एंड द लास्ट होगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्रागमेटिक हार्निया के बारे में। जब हम डायफ्रागमेटिक हार्निया की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला डायफ्राम, दूसरा हार्निया। हम जानते हैं कि डायफ्राम एक मसल्स है, हमारी बॉडी में एक मसल्स है जो चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और इसी डायफ्राम पे जो कि एक मसल्स होती है, इस पे हमारे दोनों लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होते हैं, सीटेड होते हैं। और दूसरा वर्ड है हार्निया। हार्निया एक प्रोट्रूशन है या बल्जिंग कह सकते हैं ऑर्गन या टिश्यूज़ का। हार्निया मोस्टली एब्डोमिन कैविटी से ही रिलेटेड होता है और एब्डोमिनल ऑर्गन से ही रिलेटेड होता है। मतलब हमारे एब्डोमिन में कहीं भी एबनॉर्मल ओपनिंग या कोई भी एरिया वीक हो जाता है तो एब्डोमिन के जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। उसी को हम हार्निया बोलते हैं। हार्निया के कई टाइप हैं, जिसमें एक टाइप है डायाफ्रागमेटिक हार्निया। डायाफ्रागमेटिक हार्निया मोस्टली डायाफ्राम में होता है और ये हार्निया बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब बचपन से होता है या जब बेबी यूट्रस में होता है, ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, तभी ये एबनॉर्मेलिटीज होती है जिसको हम डायफ्रागमेटिक हार्निया बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये हमारा डायफ्राम होता है और डायफ्राम पे हमारे दोनों लंग्स सिचुएटेड होते हैं। और इसमें डायफ्राम में कहीं भी ग्रोथ के टाइम बेबी के या डेवलपिंग के टाइम कहीं पे अगर ओपनिंग रह जाती है या जिसे हम बर्थ डिफेक्ट एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, अगर कहीं पे ओपनिंग रह जाती है तो उस ओपनिंग से जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन हैं वो ऊपर चेस्ट कैविटी में जाने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे कि लंग्स जो डेवलप हो रहा होता है उसको भी क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो डायफ्रागमेटिक हार्निया में जो डायफ्राम होता है उसमें होल हो जाता है और एब्डोमेन के ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, स्प्लीन ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं चेस्ट कैविटी में, और वो लंग्स के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर बर्थ बेबीज होता है उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, डायफ्रागमेटिक हार्निया एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट है और जिसकी वजह से जिसमें डायफ्राम में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है और ये जो एब्डोमेन के ऑर्गन होते हैं वो चेस्ट में मूव करने की कोशिश करते हैं या मूव करते हैं। तो ये एक्चुअल में हार्निया ही है, और बट ये हार्निया का एक टाइप है जिसे हम डायफ्रागमेटिक हार्निया बोलते हैं। जब हम इसके कॉज की बात करते हैं कि ये हार्निया होता क्यों होगा, तो इसके कई कॉज हैं। जैसे बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायफ्रागमेटिक हार्निया इज मल्टीफैक्टोरल ओरिजिन। मल्टीफैक्टोरल ओरिजिन का मतलब है मैनी फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन दो फैक्टर होते हैं, पहला जेनेटिकल और दूसरा इन्वायरमेंटल। जेनेटिकल समझ रहे होंगे, ऐसी बीमारी जो मदर या फादर के से हमें या बेबी को मिलता है उसे हम जेनेटिकल बोलते हैं। अगर मदर और फादर के क्रोमोसोम्स में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो या उनको है तो उनके वजह से बेबी को डायफ्रागमेटिक हार्निया हो सकता है। दूसरा इन्वायरमेंटल का मतलब है अगर जो बेबी होता है वो मदर के प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और अगर मदर वीक है या प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है बेबी को, तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इसकी वजह से भी डायफ्रागमेटिक हार्निया हो सकता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 40% ऑफ द कॉज ऑफ डायफ्रागमेटिक हार्निया
इज एसोसिएटेड विद द अदर बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। अगर किसी बेबी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उसको 40% चांस है कि डायफ्रामेटिक हार्निया हो सकता है। दूसरा, अप टू 20% ऑफ द कॉज ऑफ डायफ्रामेटिक हार्निया इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिकल सिंड्रोम अगर है तो भी उसको 20% चांस है कि डायफ्रामेटिक हार्निया होगा। डायफ्राम मोस्टली 7 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप करता है और इस बीच कुछ जीआईटी के ऑर्गन भी डेवलप करते हैं, जैसे स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन। और अगर डायफ्राम प्रॉपर तरीके से अगर डेवलप नहीं हुआ, किसी प्रकार की ओपनिंग रह गई ड्यू टू जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल, तो वहाँ पे डायफ्रामेटिक हार्निया होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब एब्डोमेन के ऑर्गन ऊपर चेस्ट कैविटी में मूव करने लगते हैं। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें डायफ्रामेटिक हार्निया की, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आफ्टर बर्थ। क्यों? क्योंकि जब डायफ्रामेटिक हार्निया होता है तो डायफ्रामेटिक हार्निया में डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसे एब्डोमेन के ऑर्गन चेस्ट कैविटी में मूव करते हैं, जिसकी वजह से और डायफ्राम का डेवलपमेंट 7 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। उस टाइम ये ऑर्गन चेस्ट कैविटी में जाके लंग्स के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और इसकी वजह से आफ्टर बर्थ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। दूसरा जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है ब्लू डिस्कलरेशन। अगर लंग्स प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा और बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का कलर चेंज होने लगेगा, ब्लूइश देखने को मिलता है। तीसरा सिम्टम जो होता है वो टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। ये क्यों होता है? अब लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, गैसेस का एक्सचेंज कम हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हार्ट को ऑर्गन तक, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। एंड द लास्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है होता है बावल साउंड इन चेस्ट। डायफ्रामेटिक हार्निया में हम कुछ डायग्नोसिस को परफॉर्म करते हैं। इस डायग्नोसिस को हम मेनली 2 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। कुछ डायग्नोसिस होते हैं जो हम बिफोर बर्थ करते हैं और कुछ डायग्नोसिस आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में हम जैसे अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मतलब मदर का अल्ट्रासाउंड करके बेबीज़ में होने वाले कुछ जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, फीटल एमआरआई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर हम एमआरआई करते हैं तो हम जानते हैं कि एमआरआई, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज बोलते हैं, इससे टिश्यू लेवल तक की चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो हम एमआरआई करके फीटस का पता कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। और आफ्टर बर्थ हम कुछ जांच करते हैं, जिनमें सबसे पहला डायग्नोसिस होता है, टेस्ट होता है एक्सरे। एक्सरे से हमारे जो चेस्ट की एरियाज़ हैं और थोरेसिक कैविटी, उसमें होने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पता चलता है। और उसके बाद एबीजी कर सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसको हम करके ये पता कर सकते हैं कि बेबीज़ के ब्लड में कितना परसेंटेज गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन कितना परसेंट है और CO2 कितना परसेंट है। तो इससे पता चलेगा कि हमारा लंग्स जो है वो कितना परसेंट वर्क कर रहा है और लंग्स की कैपेसिटी और एबिलिटी पता चलेगी कि कितना वो फंक्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट होगा ब्लड टेस्ट, जिससे हम क्रोमोसोम्स को पता कर सकते हैं और क्रोमोसोम्स से पता करके हम ये पता कर सकते हैं बेबी में किसी भी प्रकार की जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद हम ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को करके हार्ट में होने वाली डिफॉर्मिटी जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में भी जान सकते हैं। लास्ट में जब हम ट्रीटमेंट ऑफ डायफ्रामेटिक हार्निया की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट और बेबी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर बेबी बर्थ लेता है विद डायफ्रामेटिक हार्निया और बेबी जैसे ही बेबी डिलीवर होती है और बर्थ होता है, अगर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो हम उस बेबीज़ को
NICU मीन्स नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करेंगे, एडमिट करेंगे, और अगर बेबी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी चीज़, अगर बेबीज़ को सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर का मतलब है अगर बेबी पूरी तरह से लंग्स डेवलप्ड है ही नहीं और ब्रीदिंग कैपेबल है ही नहीं, तो हम ECMO, इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, अगर बेबी सीवियर कंडीशन में है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में, तो हम बेबीज़ को हार्ट लंग मशीन एक होती है। हार्ट लंग मशीन ऐसी मशीन है जिससे जो दोनों वर्क करता है, पहला हार्ट का भी दूसरा लंग्स का भी, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेट भी करता है, उसके बाद बॉडी में डिलीवर भी करता है। तो हम उस पर पेशेंट बेबीज़ को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो ट्रीटमेंट का है वो है सर्जरी। अगर कोई ऑप्शन नहीं, बेबी थोड़ी ठीक है कंडीशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बट डायफ्रामेटिक हार्निया है, तो हम बेबी की सर्जरी करके उस डायफ्राम की एबनॉर्मल ओपनिंग